नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी है कॉमन कैडर के लिए। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में कॉमन कैडर की पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है। उसके जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के साथ जनरल साइंस भी आती है इसमें। तो ये दोनों के एमसीक्यू में कराऊंगा आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जरूर देखिए और कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शार्क? शार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो शार्क को बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए सही है। शार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। कब बना था शार्क? 8 दिसंबर 1985 में बना था। 1985 में बना था ढाका बांग्लादेश में। इसमें टोटल 8 कंट्री है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। इंडिया की जितनी भी नेबर कंट्री है ना, वो शार्क के मेंबर है। लास्ट मेंबर अफगानिस्तान बना था 2007 में। शार्क बनाने का आइडिया किसने दिया था? जिया उर रहमान, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, उन्होंने। शार्क समिट हुआ था 1985 में, ढाका समिट बोलते हैं जिसको, वहां पर शार्क बना था। फर्स्ट चेयरमैन की बात करते हैं, एच.एम. अरशाद इसके फर्स्ट चेयरमैन थे शार्क के। इंडिया में शार्क समिट कितनी बार हुई है? तो 3 बार हुई है। एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। 86 में हुई है, 95 में और 2007 में इंडिया में शार्क समिट हुई है। और इसके नए सिक्योरिटी जनरल बने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में गुलाम सरवर इसके नए सिक्योरिटी जनरल बने शार्क के। देखिए ये इंडिया है हमारा, इसकी जितनी भी नेबर कंट्री है वो शार्क के मेंबर है। तो मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 कंट्री शार्क मेंबर हैं। तो फर्स्ट मालदीव, सेकंड श्रीलंका, तीसरा इंडिया, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठा नेपाल, सातवां भूटान और 8वां बांग्लादेश खुद। तो शार्क के 8 मेंबर हैं और 8 के 8 बिल्कुल मत भूलना, कोई नेबर कंट्री आपको याद होना चाहिए इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेटेड द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया? भारत में किस संगठन ने राजकोषीय नीति तैयार की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अभी फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो कौन है? निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर? लोह आयस्क के प्रज्वलन के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोल। हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं आयरन ओर के बारे में। आयरन की ओर इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है। देखिए आपको पता है लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है। ये कोई लोहे की कील है, इसमें रस्ट लग गया, जंग लग गया, ठीक है। जंग क्यों लगता है? या तो उसमें एयर आती है हवा की वजह से और मॉइस्चर की वजह से। जो मॉइस्चर होता है ना, नमी पड़ जाती है और नमी के साथ हवा, तो उसमें कोई भी आयरन और लोहा उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। अगर हमें जंग को रिमूव करना है, जंग से बचाना चीजों को, प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्ट, जंग से बचाना है हमें आयरन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिंक की कोटिंग करना पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक की कोटिंग करते हैं जंग से बचाने के लिए आयरन को, जिंक की कोटिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? आयरन है, आयरन में जंग लगता है ना, जब रस्ट लगता है, जंग लगता है, तो उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं Fe2O3.X H2O, हाइड्रेटेड फेरिक एसिड। हाइड्रेटेड फेरिक एसिड बोलते हैं हम जब आयरन में रस्ट लग जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरी ओर आती है आयरन की, FeSO4, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ये फॉर्मूले के साथ फॉर्मूला दे देता है आपको और उसके बाद पूछता है कि इस फॉर्मूले का फुल नेम क्या है, तो फेरस सल्फेट बोलते हैं FeSO4 को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Fe3O4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड, या जो हमारी मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट का फॉर्मूला है Fe3O4। मैग्नेट, आपने चिम्मक देखी होगी ना, चिम्मक का फॉर्मूला है Fe3O4 और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ये फॉर्मूला दे देगा और पूछ लेगा इसका नाम क्या है। आप याद कैसे रखेंगे? मैग्नेट होती है, AC मैग्नेट होती है। तो मैग्नेट कितने रुपए की है? 3-4 रुपए की मैग्नेट आती थी पहले, मैग्नेट 3-4 रुपए की है। तो Fe मतलब आयरन आप जानते हैं, 3 पहले आता है, बाद में 4 आता है, तो 3O4 ऑक्सीजन होता है इसमें, ठीक है, याद रखना है Fe3O4। चौथा जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, FeO, बहुत आता है एग्जाम में, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला बहुत आता है। एक ऐसा ही होता है Fe2O3, इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। जो Fe2O3 है ना, उसका एक और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमाटाइट बोलते हैं। हेमाटाइट और होती है आयरन की। तो आप याद कैसे रखेंगे? कोई लड़की है,
कोई लड़की है हेमा नाम की, ठीक है, कोई लड़की है हेमा नाम की, वो कितने साल की, 23 साल की। तो 2-3 दिखेगा आपको, तो आप याद रखेंगे हेमा। हेमा 23 साल की थी, हेमाटाइट बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम में हेमाटाइट आता है बहुत। तो 23 साल की हेमा है, और 3-4 रुपए की मैग्नेट आती थी, 3-4 रुपए की मैग्नेट आती है ना। तो मैग्नेट, अगर मैग्नेट पूछेगा तो 3-4 रुपए की आती है, और हेमा पूछेगा तो हेमा 23 साल की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और थी आयरन की, याद रखो आप। अब मैं कोल की बात करता हूँ। कोल 4 टाइप के कोल होते हैं। कोयले की बात करते हैं, 4 टाइप के कोल होती है, AbLp। ये ट्रिक है, AbLp। ए से कौन सी कोल है? ए से आता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोल का नाम है। बी से आता है बिटुमिनस, बिटुमिनस ये भी कोल का नाम है। तीसरी लिग्नाइट, लिग्नाइट कोल है। और चौथी है पीट। अगर सबसे अच्छी कोल पूछेगा तो सबसे अच्छी कोल है एंथ्रासाइट, और सबसे बेकार कोल है पीट। क्योंकि एंथ्रासाइट में क्या होता है, ये बेस्ट क्वालिटी कोल है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी है कोल की। क्यों है? इसमें हाईएस्ट कैलोफेरिक वैल्यू होती है, कैलोफेरिक वैल्यू होती है इसमें, और जो कार्बन कंटेंट होता है इस कोल में वो सबसे ज्यादा होता है, 80 से 90% तक कार्बन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये कोल अच्छे से जलती है, ठीक है। बिटुमिनस में कितना परसेंट कार्बन कंटेंट होता है? 60 से लेकर 80% तक कार्बन कंटेंट होता है। लिग्नाइट की बात करते हैं ना, लिग्नाइट में 40 से 55% तक कार्बन कंटेंट होता है। और पीट की बात करते हैं, ये सबसे घटिया कोल होती है। इसमें जो होता है ना, पीट में लो कैलोफेरिक वैल्यू होती है, लो कैलोफेरिक वैल्यू होती है, और इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है लेस देन 40%, 40 से भी कम होता है कार्बन कंटेंट। तो ये सबसे खराब कोल होती है पीट। और सबसे अच्छी कोल पूछेगा तो एंथ्रासाइट। लाइन से याद रखिए, AbLp, AbLp सबसे अच्छी होगी एंथ्रासाइट, और सबसे बेकार हो गई पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2023? जो वर्ल्ड हेल्थ डे बनाता कौन है? WHO बनाता है। WHO की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO का फुल फॉर्म। यह बना था 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में WHO बना था, जिसका हेडक्वार्टर है जनेवा। जनेवा कहाँ पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। WHO के जो डायरेक्टर जनरल है या चेयरमैन आ सकता है एग्जाम में, तो डायरेक्टर जनरल या चेयरमैन कौन है? टेड्रोस एडोनोम। टेड्रोस एडोनोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO के जो चेयरमैन है बहुत आते हैं एग्जाम में, या डायरेक्टर जनरल बहुत आते हैं एग्जाम में। टेड्रोस एडोनोम इसके डायरेक्टर जनरल है। तो इसमें पूछा है वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाता है WHO? तो वर्ल्ड हेल्थ डे हमेशा 7 अप्रैल को होता है। जब WHO बना था ना, उसी दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं। तो 2023 की थीम पूछा है, तो इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को बनाते हैं हर साल। 1948 में जब WHO बना था, उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया गया था, ठीक है। अभी 2023 की थीम बोलते हैं तो हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम है। 22 की थीम क्या थी? अवर प्लानेट अवर हेल्थ। 2022 की जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसकी थीम थी अवर प्लानेट अवर हेल्थ। 2021 की बिल्डिंग ए फेयरली और हेल्थी वर्ल्ड। और 20 की थीम भी याद रखो, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। ये आपको याद रखना है, चारों ईयर की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू इज द फोक डांस। बिहू देश का लोक नृत्य है। बिहू कौन से स्टेट का फोक डांस है? तो आसाम स्टेट में बहुत फेमस डांस है आसाम स्टेट का बिहू। तो बिहू डांस 3 टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट होता है रंगोली बिहू, जिसको हम बोहाग बिहू भी बोलते हैं। ये अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। स्प्रिंग फेस्टिवल बोलते हैं इसको। सेलिब्रेट स्प्रिंग फेस्टिवल होता है जब स्प्रिंग आता है, उस टाइम ये रंगोली बिहू और बोहांग बिहू एक ही चीज है, जब बनाया जाता है। जो आसाम स्टेट न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है ना, उस टाइम रंगोली या बोहाग बिहू बनाया जाता है। कंगाली बिहू या काली बिहू अक्टूबर मंथ में जब क्रॉप लगाई जाती है ना, तो पैसा कम होता है लोगों के पास। तो कंगाली मतलब जब पैसा कम होता है, मनी क्राइसिस हो जाता है, ठीक है। जब अपन नई फसल लगाते हैं उस टाइम क्या सब पैसा लगा देते हैं, पैसा नहीं होता फिर आदमी के पास। तो कंगाली बिहू या काली बिहू ये अक्टूबर मंथ में होता है। फिर तीसरा जो डांस है भोगाली बिहू या मग बिहू, ये जनवरी मंथ में होता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल जब फसल कटती है, तो भोगाली बिहू और मग बिहू ये तीनों नाम याद रखिए, क्योंकि अगर रंगोली बिहू पूछता है तो उसका दूसरा नाम भी पूछ लेता है कि बोहाग बिहू बोलते हैं, और कौन से मंथ में सेलिब्रेशन होता है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम के और भी डांस देखते हैं। भगुरम्बा डांस। भगुरम्बा डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। भगुरम्बा डांस बहुत आता है एग्जाम में। भोरताल डांस, ओजापल्ली डांस और झूमर डांस। देखिए झूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। झूमर एक होता है झूमर, दूसरा होता है घूमर, और तीसरा होता है घूमरो डांस। ये तीनों अलग अलग हैं। तो झूमर डांस आसाम में भी होता है और झारखंड में भी होता है। और घूमर डांस तो आपको पता है राजस्थान में होता है घूमर, और घूमरो डांस होता है उड़ीसा में। इसलिए मैंने तीनों डांस बताया आपको कि तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। या तो आप झूमर समझ के अभी राजस्थान टिक लगा देते, क्योंकि राजस्थान में आपने बहुत बार सुना होगा घूमर होता है मगर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के कारक है? तो फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और लैंड, ये तीनों फैक्टर प्रोडक्शन में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मोर देन
वन ऑफ द अबाव। ये तीनों फैक्टर प्रोडक्शन है, ठीक है। तो फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है? जहाँ पर प्रोड्यूस होता है गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, रिसोर्स मिलता है जहाँ पर हमको। तो फैक्टर प्रोडक्शन में कौन कौन आता है? लैंड आती है, लेबर आता है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सब फैक्टर प्रोडक्शन में आते हैं। तो लैंड हो गया, लेबर हो गई, जो हमारी लेबर काम करती है। आपके पास लैंड होना चाहिए, उस लेबर में लैंड में लेबर काम करेगी, और फिजिकल कैपिटल होना चाहिए, ये ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए। ये चारों चीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आती है। चार चीज की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये चारों होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोंगल कहाँ मनाते हैं हम? पोंगल तमिलनाडु में मनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी है। देखिए, पोंगल भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जब फसल कटती है जनवरी में, उस टाइम पोंगल सेलिब्रेट होता है। और इसमें कौन से भगवान की पूजा करते हैं? तो जो सन भगवान है, सूर्य भगवान, उनकी पूजा करते हैं। तमिलनाडु में होता है मेनली। तो 4 दिन का त्योहार होता है फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि पोंगल कितने दिन सेलिब्रेशन करते हैं? तो 4 दिन सेलिब्रेट करते हैं हम पोंगल डांस। चारों दिन के अलग नाम है। तो पहले दिन जो पोंगल डांस होता है उसको भोगी पोंगल बोलते हैं। दूसरे दिन जो पोंगल डांस होता है उसको सूर्य पोंगल बोलते हैं। तीसरे दिन जो पोंगल डांस होता है उसको मट्टू पोंगल बोलते हैं। और चौथा दिन जो लास्ट दिन होता है पोंगल डांस का, उसको कन्नुम पोंगल बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो 4th डे होता है पोंगल का, उसको क्या बोलते हैं? को कन्नुम पोंगल, ठीक है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। अगर यही किलोमीटर में पूछ लेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर। किलोमीटर में कम हो जाएगी जो पावर है उसकी, और मीटर में पूछेगा तो 8 आएगी। 3 × 10⁸। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड देख लेना, किलोमीटर पर आवर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसीडेंट रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है? तो देखिए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीसीडेंट मतलब होता क्या है, एंटीसीडेंट रिवर मतलब क्या होता है। देखिए, आपको पता है ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है, और यहाँ से हिमालय स्टार्ट हो जाता है नेपाल तक, ठीक है। तो हिमालय अभी बना है, पहले हिमालय नहीं बना था। उससे पहले नदियां बह रही थी। नदियां तो बहुत पहले से बह रही है ना। हिमालय के बनने से पहले बहुत सारी नदी बह रही है, जैसे हमारे इंडस रिवर हो गई, सतलुज हो गई, ये हिमालय से तो निकलती है, मगर हिमालय बना नहीं था, उससे पहले से ये नदी वहां पर बह रही थी। तो एंटीसीडेंट रिवर मतलब क्या होता है? वो रिवर जो हिमालय को कट करके निकलती है, ठीक है। अभी हिमालय बन गया तो हिमालय के बीच से निकल रही ये रिवर। उससे पहले हिमालय नहीं था, तो जब भी ये रिवर वहीं से निकल रही थी ना। अब इंडस रिवर नेपाल से निकलती है, और नेपाल से होकर फिर जम्मू कश्मीर क्रॉस करके पाकिस्तान जाती है। तो नदी का डायरेक्शन थोड़ा ना चेंज होगा, हिमालय तो बाद में बना है। तो एंटीसेंट रिवर उसी को बोलते हैं जो रिवर हिमालय को कट करके जा रही है, ठीक है। जैसे इंडस रिवर हो गई, सतलुज हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, कोसी हो गई, ये सब रिवर हिमालय को क्रॉस करके जा रही है, कट करके जा रही है, उसको बोलते हैं एंटीसेंट रिवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है इसलिए। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए, गंगा एंटीसेंट रिवर नहीं है, क्योंकि हिमालय से नहीं निकलती, उत्तराखंड से निकलती है गंगा रिवर। यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है, गोदावरी भी महाराष्ट्र से निकलती है। फिर सतलुज की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है सतलुज। सतलुज कहाँ से निकलती है? सतलुज भी हिमालय को कट करके निकलती है, ठीक है, नेपाल से निकलती है सतलुज। एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है? आउटसाइड द हिमालय, मैंने बताया ना, जो कट करके निकलती है हिमालय को, उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। जैसे इंडस हो गई, सतलुज हो गई, सारजू जिसको हम काली भी बोलते हैं, अर्जुन हो गई, जो कोसी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी अर्जुन हो गई, और कोसी रिवर भी तो एनसीईआरटी उसमें दिया है, कोसी भी एंटीसीडेंट रिवर है, कोसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तीस्ता रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रिपो रेट इन सितंबर 2023 एज पर आरबीआई के अनुसार सितंबर 2023 में वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6.5%। देखिए, आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है। ये बना कब था? ये बना था 1 अप्रैल 1935 में। और एक्ट पूछता है, आरबीआई एक्ट कौन से एक्ट के तहत बना था? तो आरबीआई एक्ट 1934 1934 आरबीआई एक्ट के तहत ये बना था। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, गवर्नर इसके हैं शक्तिकांत दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। एक क्वेश्चन आता है कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 में। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए, पार्ट 2 था कॉमन कैडर के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका। एयरपोर्ट अथॉरिटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज बिल्कुल स्किप मत करना। मेरी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, वो भी देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी में। और एसएससी की सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ एसएससी के, हिस्ट्री से स्टार्ट करिए मैंने, वो सीरीज भी जरूर देखना, क्योंकि देखिए जनरल अवेयरनेस तो इंडिया का
कोई भी एग्जाम दे लीजिए, सब में सेम होता है। तो एसएससी में भी जो भी क्वेश्चन आए शायद एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी आ सकते हैं, और स्टैटिक जीके भी सेम होता है सब में। तो ये दोनों सीरीज जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।